अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे 10 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको मैं 3 बड़ी अहम टिप्स भी बताऊंगा जो कि सबसे आखिर पे हैं, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग 10 टिप्स के अलावा बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले है नो योर वर्थ। इट मीन्स के आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका टाइम जो है वो कितना ज़्यादा प्रेशियस है, आपने कितनी हार्ड वर्क करनी है और आपका रिसर्च वर्क जो है वो कितना मुश्किल है। तो इसलिए आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है हमेशा कि अपने काम की वर्थ जो है उसको जानना है। अपने काम को आपने किसी ऐसी जगह पे पब्लिश नहीं करना जहाँ पर आप लोगों को लगे कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो बहुत थोड़ा है या फिर वो नॉन रिकग्नाइज्ड जर्नल है। तो नो योर वर्थ एक पहला असूल है। दूसरे नंबर पे है सिलेक्ट योर टॉपिक वाइजली। तो ये इसलिए है कि आप रैंडमली कोई भी टॉपिक ना उठा लें, सबसे पहले उसके बारे में सोचें और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप लोग सर्च करें, ऑब्जर्व करें और उसके बाद उस प्रॉब्लम को आप लोग डिस्कस करें। किसके साथ डिस्कस करें? अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ कर सकते हैं या फिर आप अपने कोलीग्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो किस किस्म की है और कैसी सिचुएशन है, क्या हमें इस पे रिसर्च करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक सबसे अहम चीज़ जो इसमें आप लोगों ने जो जहन में रखनी होती है कि आपका बेसिकली रिसर्च में इंटरेस्ट क्या है। अगर आप अपनी इंटरेस्ट के अलावा कहीं किसी कोई और टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो उस पे आपका थोड़ी देर बाद जो है इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप वो काम उसी तरह अधूरा छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप जब भी टॉपिक सेलेक्ट करें तो बड़ा वाइजली डिस्कशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद और सोच समझ के अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें। इसके बाद है तीसरे नंबर पे मेक अ लिस्ट ऑफ जर्नल्स। आपने जर्नल्स की लिस्ट बनानी है और आप वो किस तरीके से बना सकते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है और सोचें कि आपने अपना जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कोरोना वायरस। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पबमेड पे जाएंगे या पबमेड सेंट्रल पे जाएंगे या एल्सवेयर की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप कीवर्ड लिखेंगे सर्च बॉक्स में कोरोना वायरस। जब आप कोरोना वायरस लिखेंगे तो आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी पेपर्स की। और अब वो तमाम पेपर्स जो हैं वो एक जर्नल में पब्लिश नहीं हुए होंगे, उसमें मुख्तलिफ जर्नल्स जो हैं वो आपको ज़ाहिर होंगे। अब उन मुख्तलिफ जर्नल्स को आपने वन बाय वन देखना है और उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से वो जर्नल्स हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड पेपर्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं। तो आपने 5 से 10 जो है जर्नल्स उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि जर्नल का जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आपके टॉपिक के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें सोच कर आपने क्या करना है, अपने जर्नल की लिस्ट तैयार करनी है। और चौथे नंबर पे है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जर्नल। अब ये बहुत बड़ा मसला होता है कि हम लोग एक पेपर लिख लेते हैं और पेपर लिखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि मैं इस जर्नल में भेज देता हूँ, वहाँ से रिजेक्शन मिली तो इसमें भेज देता हूँ, वहाँ से रिजेक्शन मिली तो इस वाले में भेज देता हूँ। तो ये रिजेक्शन बेसिकली होती क्यों है? वजह ये होती है कि हमने पेपर जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिखा होता है और जब भी हम कोई एक जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से किसी जर्नल में भेज देते हैं और हम लोग उसका ना स्कोप, ना एम, ना इम्पैक्ट फैक्टर कोई चीज़ नहीं देखते। तो एडिटर्स के पास जब ये पेपर जाता है तो वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो चीज़ हम पब्लिश करते हैं, जो हमारे जर्नल का एरिया ऑफ रिसर्च है, क्या ये उसके साथ मिलता जुलता है। अगर तो वो उसके साथ मिलता जुलता होता है तो वो आगे प्रोसीड करता है और अगर ना मिलता जुलता हो तो वो डायरेक्टली उसकी रिजेक्शन दे देता है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप लोग जब भी एक अप्रोप्रिएट जर्नल को सेलेक्ट करें तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें, जर्नल डिस्क्रिप्शन पढ़ें और उस जर्नल का स्कोप पढ़ें। मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जर्नल। तो ये आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट जर्नल जो है वो उसको किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है
5वें नंबर पे ऑथर्स गाइड। जब आपने ये ऊपर वाले चारों स्टेप्स जो हैं उनको देख लिया, तो आपने उसके बाद जब आपके पास एक अप्रोप्रिएट जर्नल जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, उस जर्नल की फिर आपने क्या करना है कि ऑथर्स गाइडलाइंस जो हैं वो पढ़नी है, या फिर एक पीडीएफ फॉर्म में लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर, तो आपने वो चीज़ ओपन करनी है जिसमें जो है वो बहुत सारी अहम किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, रीड इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर्स हैं आपने उस जर्नल के वो पेपर्स भी पढ़ने हैं, ताकि आप लोग उसकी फॉर्मेटिंग, डेटा प्रेजेंटेशन से मुराद यह है कि उसके ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स वो उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं, आपने ये भी चीज़ें देखनी है। और इसके बाद सबसे आखिर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि हर जर्नल जो है उसकी एक वर्ड काउंट होती है। वर्ड काउंट से मुराद ये होता है कि एक जर्नल जो है वो कहता है कि मैंने 5,000 से 6,000 वर्ड्स का पेपर जो है वो पब्लिश करना है, इससे लेंथी होगा तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। तो मोस्टली जो पेपर्स हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि हम लोग जो है वो वर्ड काउंट को नहीं देखते, तो हम लोग जो है वो 15-15, 20-20, 25-25 पेजेस का जो है वो एक पेपर भेज देते हैं, और जो रिव्यूवर है या जो एडिटर है वो उसे देखते ही रिजेक्ट कर देता है कि इसने तो हमारी ऑथर्स गाइडलाइंस नहीं पढ़ी और ये हमारे साथ मैच नहीं कर रहा, लिहाजा वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो ऑथर गाइडलाइंस भी पढ़नी होती हैं। जब भी पेपर राइट अप शुरू करें उससे पहले ये 5 पॉइंट्स जो हैं इनको जहन में रखें। इसके बाद छठे नंबर पे आता है कि आप लोग मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना शुरू करें। और आप लोग मैन्यूस्क्रिप्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, इस पर मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। 7वें नंबर पे है फॉर्मेट योर मैन्यूस्क्रिप्ट। अब फॉर्मेट आपने करना होता है, जब आपने एक दफ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट लिख ली तो उसके बाद आपने पढ़नी होती हैं ऑथर्स गाइडलाइंस। तो आपने हमेशा जो है वो ऑथर की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को फॉर्मेट करना होता है, ताकि किसी किस्म की गलती ना रह जाए। जब आप एडिटर के पास अपनी सबमिशन करवाएं पेपर की, तो एडिटर जो है वो मजबूर हो जाए कि आपके पेपर को वो रिव्यूइंग प्रोसेस में लेके जाए, बजाय इसके कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन दे दे। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है कि डू नॉट रिपीट योर डाटा। आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो जेन में रखनी होती है कि जब भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखें तो अपने डाटा को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखें, या मैक्सिमम भी अगर आप लिखते हैं तो वो 2 दफ़ा। वो कैसे कि एक दफ़ा आपने टेक्स्ट में लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रिटेशंस देनी है, और दूसरी बार जो है वो में भी ग्राफ, चार्ट, टेबल की सूरत में भी वो पेपर के अंदर मौजूद होता है। तो मोस्टली जो हमारे अंदर हमारे पास टेक्स्ट के अंदर जो डाटा होता है वो डिटेल में होता है, और जो भी पेपर पढ़ने वाला होता है मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो पेपर को स्किम करते हैं, और वो पसंद करते हैं कि हम लोग जो है अब डाटा जो है वो मैक्सिमम डाटा टेबल से, चार्ट से, स्कैटर प्लॉट से, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो परफॉर्म किए हुए होते हैं उनके टेबल से, उनके जो रिजल्ट्स हैं या उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वहाँ से डेटा जो है उसको स्किम कर लें। तो इसलिए मोस्टली जो रीडर्स हैं वो इन डेप्थ डिटेल में सारा पेपर नहीं पढ़ते, और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा कि आपने एक बार अपनी पूरी इंटरप्रिटेशन कर लेनी है, और आपने अपने डाटा को बार बार रिपीट नहीं करना। 9वें नंबर पे आ जाता है कि आपने अपना एक रिव्यूइंग सिस्टम बनाना है। अब रिव्यूइंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है हम लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपना रिव्यूइंग सिस्टम बनाएं खुद से, तो आप ये करें कि अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को जो आपने लिख लिया है उसको आप 3 से 4 दिन या 5 दिन एक साइड पे रख दें, और अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स होने दें, उसे पेपर को जो आपने लिखा हुआ है उसे वो डाइजेस्ट करने दें। फिर उसके बाद आप 2 से 3 दिन बाद इस तरीके से अपने पेपर को रीड करें कि आपको ऐसे लगे कि ये आपने नहीं लिखा, ये किसी और बंदे ने लिखा हुआ है और आपके पास वो रिव्यू होने के लिए आया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी 2 बार प्रूफ रीडिंग करेंगे। उसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं आप वो सारी गलतियां, पंक्चुएशन की, ग्रामर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और इसके अलावा पैराग्राफ अलाइनमेंट की, किसी भी किस्म की गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो तमाम आपने निकाल लेनी है। और जब आपने 2 बार 3 बार अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको प्रूफ रीड कर लिया है, उसके बाद अपना जो वो पेपर है या मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आपने अपने सीनियर या मेंटर या सुपरवाइज़र से शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ें
اور وہ اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو پڑھیں، اور جو بھی اس کے اندر امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا جو بھی آلٹریشن کرنے کی ضرورت ہے وہ اس پر کمنٹس دیں گے. تو آپ نے ان کمنٹس کو جو ہے اوپنلی ویلکم کرنا ہے، اور پھر اپنی جو آپ کی مینیو اسکرپٹ ہے اس کو ریوائز کرنا ہے. اور 10ویں نمبر پہ جو سب سے بڑی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بی اوپن ٹو ریوائز یور مینیو اسکرپٹ. کیونکہ جب بھی آپ اپنے چاہے ریویونگ پروسیس سے یہ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کسی پیڈ ریویور کو کہہ کے تو یہ اپنی مینیو اسکرپٹ جو ہے وہ ریویو کروائی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کریٹیکل کنسٹرکٹیو کریٹیکل جو ہے وہ کمنٹس دے گا. اگر آپ ان کمنٹس کو ویلکم نہیں کرتے تو کیا ہوگا، آپ لوگ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں گے، یا پھر آپ لوگوں کو غصہ آئے گا کہ یہ میں نے اتنی زیادہ غلطیاں کر دی ہیں، تو آپ کیا کرو گے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو گے. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہے، اور آخری سٹیج پہ جا کے آپ نے کوئٹ نہیں کر دینا کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی. آپ نے اپنے کام کی ورتھ کو دیکھنا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنا زیادہ ٹائم لگایا، اور میں نے اتنے زیادہ سٹیپس سے گزرا ہوں، میری اتنی زیادہ محنت ہے اور میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا. تو لہٰذا آپ نے ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے، رک نہیں جانا، اور ہمیشہ جو آپ کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو ویلکم کرنا ہے. اور جب آپ اس کو ویلکم کریں گے، اپنی مینیو اسکرپٹ کو آپ ریوائز کرتے جائیں گے، تو آپ کی مینیو اسکرپٹ جو ہے وہ ہر بار پالش ہوگی، گروم ہوگی، بہتر ہوگی. اور اب باری آ جاتی ہے بونس ٹپس کی. اب یہ آپ اپنے پیپر کو بڑی آسانی کے ساتھ جو وہ انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے. اور وہ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہے اسپیشل ایشوز کا. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی جرنلز ہیں نا، آپ نے ان کی جو اسپیشل ایشوز ہیں ان کے لیے آپ نے الرٹس جو ہیں ان کے لیے سبسکرائب کرنا ہے. کیونکہ یہ جو جرنلز ہوتے ہیں ان کی نیوز فیڈ اور ان کی ویکلی جو ہے وہ نیوز لیٹرز نکلتے ہیں، تو آپ نے نیوز لیٹرز کے لیے سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ہر ویک یا ہر روز یا ہر 15 دن بعد جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے کہ اس جرنل میں جو بھی آپ کے انٹرسٹ کا ہے، چاہے وہ نیچر کا ہو، اسپرنجر کا ہو، ایلس ویئر کا ہو، بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، مولیکولر بایولوجی، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، فزکس، کوئی بھی اس کی برانچ ہو سائنس کی، تو آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے، سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو ریگولرلی الرٹس ملتی جائیں. اور جب بھی اسپیشل ایشو کی الرٹ آپ کو ملے تو آپ فوری طور پہ اس پہ پیپر کو سبمٹ کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ اسپیشل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایکسیپٹنس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ نے ہمیشہ ایڈیٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو ایڈیٹرز کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے جو آپ کے پاس آئیڈیا ہے، جو آپ نے مینیو اسکرپٹ لکھی ہے، آپ نے اس کی ایک بریف سمری لکھنی ہے اور وہ ایڈیٹر کے ساتھ ای میل کے تھرو شیئر کرنا ہے. اور آپ نے ایڈیٹر کو یہ کہنا ہے کہ آئی ایم پلاننگ ٹو ورک آن دس مینیو اسکرپٹ، یہ میرا آئیڈیا ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر لوں، میرے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس اس طرح کے ہوں گے اور یہ ریسرچ کے اندر گیپ موجود ہے، تو میں اس ریسرچ گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ اسٹڈی جو ہے ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں، تو کیا آپ مجھے اس کی ایکسیپٹنس دیتے ہیں؟ اگر تو آپ اس اسٹڈی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو میں اس پہ کام کرتا ہوں اور میں اس کی مینیو اسکرپٹ لکھتا ہوں. تو بہت سارے ایسے جرنلز ہیں جن کے ایڈیٹرز جو ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس طرح کی پرپوزلز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ پری ایکسیپٹڈ جو ہے آپ کا پیپر ہوگا. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ ایڈیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں اور اپنے پیپر لکھنے سے پہلے اس کی ایکسیپٹنس لے لیں. اور اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ انسٹیٹیوشنل ای میل ایڈریس. آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنی ہے تو ہمیشہ اپنا انسٹیٹیوشنل ای میل جو ہے وہ یوز کرنا ہے. وہ اس لیے کہ بہت سارے جو ڈیٹا بیسز ہیں یا الگوریدمز جو ہیں وہ یونیورسٹیز نے یا جرنلز نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک انسٹیٹیوشنل ای میل ایڈریس نہیں ملتی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسپام ای میل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اسے جنک فولڈر میں بھیج دیں گے یا اسپام میں بھیج دیں گے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے اور آپ انتظار کرتے رہیں گے، آپ کو فرسٹریشن ہوگی اور آپ جو ہے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو فوراً، چاہے وہ اسکالرشپ کے لیے کریں، چاہے وہ ایکسیپٹنس کے لیے کریں یا کسی بھی مقصد کے لیے کریں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ای میل ایڈریس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل استعمال کریں.
نیکسٹ ہماری جو ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ ہوگی ہاؤ ٹو فائنڈ اے جرنل فار پبلیکیشن. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی بقا کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد.